जय हिंद सभी प्यारे बच्चे जो क्लास में आ चुके हैं, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की क्लास हम कर रहे हैं बेटा। फिजिक्स का नेक्स्ट सेक्शन करने वाले हैं मोशन यानी कि गति। चलिए सभी आ गए हैं क्लास में, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। गति हम पढ़ने वाले हैं, मोशन हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी गति की समीकरण है? ये कुछ पॉइंट है जहां से प्रश्न बन जाते हैं, ये कुछ पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा गति का समीकरण है? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 at square, v square is equal to u square plus 2as। सभी के सभी हैं जी हाँ, याद कर लेना। गति के तीनों समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, चलिए तीनों को हम देख लेते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। अगर आपसे पूछे कि गति का पहला समीकरण कौन सा है, सीक्वेंस में याद करना, इसको बोलते हैं पहला समीकरण। अगर आपसे पूछे गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, तो ये है। अगर आपसे पूछे गति का तीसरा समीकरण कौन सा है, तो ये वाला है। अब यहाँ पर S क्या है, U क्या है, A क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर V आपका क्या है? वेग है अंतिम। U आपका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग। A आपका त्वरण है, एक्सेलरेशन है, और T आपका समय है, टाइम है। S क्या है? S दूरी है, डिस्टेंस है। कितनी दूरी चली है वस्तु ने, वो है ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके, जो तीनों याद होने चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये समीकरण सिर्फ किसके लिए लगते हैं? ये समीकरण सिर्फ आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही लगते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि जो मोशन की इक्वेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। दैट मीन्स आपका जो वेलोसिटी, आपका वेग है, एक समान रूप से बढ़ना चाहिए, एक समान रूप से बढ़ना चाहिए या एक समान रूप से कम होना चाहिए। उसी के लिए ही हम ये न्यूटन के तीनों समीकरण जो है, गति के तीनों समीकरण हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही आपका वेग के ये तीनों समीकरण लगेंगे। क्यों? अगर मैडम इतना समझ में आया, इक्वेशन याद कर लेना, न्यूमेरिकल करेंगे। ये याद रख लो कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही लगने वाले हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि केवल एक समान त्वरण के लिए ही लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। गति के समीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति के लिए मान्य है? कौन सी गति के लिए तुम गति के समीकरण लगाते हो? द इक्वेशन ऑफ मोशंस आर वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन? स्ट्रेट लाइन, जी हाँ, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ के लिए ही, क्योंकि कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन वाला ही ग्राफ बनता है। तो कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए, एक समान रूप से त्वरित गति होनी चाहिए। असमान रूप से त्वरित गति के लिए या एक कर्व के अलोंग अगर आपका मोशन हो रहा है, गति हो रही है, तो क्या उसके लिए लगेंगे? किसके लिए लगेंगे? तो ध्यान रखना, ये तीनों समीकरणें आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए ही लगते हैं, जिसका ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन वाला, यूनिफॉर्म के लिए ही लगते हैं। ठीक है, चलिए यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय, ये प्रश्न टेक्निकल वाले बच्चों को एग्जाम में आया था, है ना। ये टेक्निकल के जो बच्चे हैं, अग्निवीर टेक्निकल हो गई है, जो कि अभी पहले सोल्जर टेक्निकल थी, तो उनको ये परीक्षा में प्रश्न पूछा था। यदि किसी वस्तु का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट
प्रोपोर्शनल हो किसके, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो कौन सा मोशन होगा। यानी कि तुम्हारा विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती होगा तो कौन सा मोशन होगा, कौन सी गति होगी। तो न्यूटन की तीनों समीकरणों से रिलेशन आया है बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या मान लो एस, इसको डिस्प्लेसमेंट या दूरी बोलते हैं ना, दूरी बोल दो या इसको हम विस्थापन बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि तुम्हारी या तो डिस्टेंस मान लो इसको या डिस्प्लेसमेंट मान लो, या डिस्प्लेसमेंट मान लो। तुमने दूसरी समीकरण पढ़ी मैडम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर। इस समीकरण से क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन समय के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। इस समीकरण से ही तो आ रहा है, एस इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये समीकरण किसके लिए लगाते हो, ये समीकरण किसके लिए लगाते हो मैडम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लगाते हैं, एक समान त्वरित गति के लिए लगाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। हाँ, आ गई बात समझ में। ये एग्जाम में ऐसा घुमा के पूछ लिया था, क्या पूछा कि विस्थापन तुम्हारा समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो कौन सा मोशन होना चाहिए। तो न्यूटन की दूसरी समीकरण से बनाया मैडम हमने, तो ये एक समान त्वरित गति के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल करेंगे, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, आ जाते हैं एग्जाम में। एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यदि इसकी प्रारंभिक गति ये है तो 2 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी। यहाँ त्वरण कर लेना, एक मिनट त्वरण नहीं, क्वेश्चन पढ़ने दो। हाँ त्वरण है, ऑलरेडी है। तो गति की तीनों समीकरण लगा के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। क्या क्या दिया है सबसे पहले हम वो लिख लें। एक वस्तु का त्वरण दे के रखा है मैडम, एक्सेलरेशन का मान दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन इतना है। इनिशियल यानी कि प्रारंभिक वेग मैडम 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो इसकी टाइम भी दे रखा है 2 सेकंड। तो बता दो कि इसका अंतिम वेग क्या होगा। बहुत आसान है, अंतिम वेग बताना। तुम्हारे पास क्या क्या है, कौन सी वाली समीकरण लगाओगे, पहली, दूसरी या तीसरी। क्या बोल रहे हो जैना, तुम क्या रॉन्ग है करंट अफेयर में बता दियो भाई, क्या रॉन्ग है, सही कर दिया जाएगा। हो जाती है गलती, इंसानों से होती है। चलिए तो कौन सा समीकरण लगाओगे, लगाओ ना फटाफट से। 3 समीकरण याद करे कि नहीं करे मैडम। v चाहिए, u है, a है, v बराबर u प्लस AT लगा दो ना। कितनी देर लगाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। v का मान हमें निकालना है मैडम, u का मान 10 दे रखा है, a का मान 2 दे रखा है, समय का मान 2 दे रखा है, तो v आपका आ जाएगा, कितना आएगा 14, कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। 14 20 कहाँ से आया। कितना आसान प्रश्न है, बहुत आसान है, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, आसान से आसान, और इससे आसान क्या ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जिन बच्चों का आंसर आया है बी, चलिए आगे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और अभी थोड़ा सा आराम से करेंगे ताकि आप भी कोशिश कर सकें। एक कार्य शून्य प्रारंभिक वेग के साथ 3600 मीटर की दूरी तय करते हुए 60 सेकंड तक चलती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में त्वरण बता दो। अ कार मूव्स फॉर 60 सेकंड
covering a distance of 3600 meter with the zero initial velocity. What is the acceleration? जो दिया है सबसे पहले लिख लो, प्रैक्टिस हो जाती है तो हम फास्ट कर लेते, नहीं होती तो धीरे चलने तो कोई दिक्कत नहीं। एक तो न्यूमेरिकल आता, लेकिन टेक्निकल वाले बच्चे स्पीड बढ़ा लेना, मैथ्स भी रहता। एक कार्य शून्य, प्रारंभिक वेग, अरे चलना शुरू करी, प्रारंभिक वेग शून्य, दूरी एस का मान दे रखा है 3600 मीटर, 60 सेकंड टाइम दे रखा है, 60 सेकंड, और मुझे ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। क्या करेंगे? अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना अर्जेंटीना भेजा है, ठीक है बलराम, देख लूंगी बेटा मैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन में चेक कर लिया जाएगा, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है तो ओके, देख लूंगी मैं। कौन सा वाला समीकरण लगाए? पहला तो लगा नहीं सकते है ना, क्योंकि हमें एस दिया है, एस वाली दूसरी और तीसरी समीकरण में आता है मैडम, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, तो 2as लगाओगे तो टी कहाँ गया? ये भी लगा सकते हैं, एस वाला भी लगा सकते हैं क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो एस का मान दिया है मैडम 3600, यू का मान 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2, ए का मान हमें निकालना है, समय हमें दिया है 60 का स्क्वायर, बस आ गया ए का मान, ए का मान आ गया मैडम, कितना आएगा? 3600, 2 3 जा 6, 30 इंटू 60 इंटू ए का मान आएगा, आई थिंक ऑप्शन देखने पड़ेंगे, 3600 30 इंटू 60, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 3 एकम 3, 6 6 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ए का मान कितना आया बेटा? 2 आया मैडम, 2 आया। ये तो देखो भर दो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर सब बोल रहे हैं कि दोनों भर सकते हैं, क्योंकि दोनों बैच में अगर तुम एलिजिबल हो, अगर वो 2 साल की भर्ती एक ही बार में निकाल रहे हैं तो भर सकते होंगे, भर सकते हैं, दोनों के भर दो। अगर तुम दोनों बैच में एलिजिबल हो कि मैं इस वाली बैच में भी, मतलब इस साल भी एलिजिबल हूँ, अगले साल भी एलिजिबल हूँ, तो दोनों का फॉर्म भर दो, इसमें नहीं तो उसमें। बिल्कुल 2 आया, 2, ठीक है। चलिए, जिसको समझ में नहीं आया बेटा वो समीकरण में मान रखना सीखो, दिया क्या है वो लिखना सीखो, और आपकी समीकरण लगाना सीखो, कौन सी वाली लगाएं। तो मैडम ऐसे मेरे पास तो हो सकता है मैं एस वाली ये भी लगा दूँ, दूसरी भी लगा सकती हूँ, तीसरी भी लगा सकती हूँ, लेकिन तीसरी वाली लगाऊंगी तो वहाँ पे मेरा वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, 2as, उससे भी काम हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मेरे को वी चाहिएगा, मुझे वी चाहिए, वी कहाँ से लाऊंगी, इसलिए हमने दूसरी वाली लगा ली। चलिए, एक पिंड 15 मिनट में 15 मीटर की दूरी तय करता है, जिसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट में अंतिम वेग बता दो। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर की दूरी देके रखी है, एस देके रखा है, और टाइम देके रखा है 15 मिनट, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू का मान 0 दे रखा है, तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब इसमें कौन सा लगा सकते हैं? फर्स्ट एग्जाम एक साथ होंगे, सेकंड वाले नहीं होंगे। फर्स्ट स्टेज वाला जो एग्जाम होगा वो एक साथ होगा, लेकिन सेकंड स्टेज के एग्जाम अलग अलग होंगे, ये भी ध्यान रखना। कैसे करेंगे? v का मान चाहिए, s दिया हुआ है, v का मान चाहिए मैडम, और s दिया हुआ है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, क्या हो जाएगा मेरा काम? क्या हो जाएगा? s तो दिया है मैडम, ठीक है, u हमारा 0 हो जाएगा,
लेकिन ए कहाँ से लाएंगे, ए कहाँ से लाएंगे? तो पहले ए निकालो। कि ये वाला लगा दें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हाँ ये लगा सकते हैं मैडम, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम भी दिया है। दो लिख लो, दोनों में से जो लग रही है लगा दो। एस का मान हमें 15 दिया है मैडम, और यू का मान 0 दिया है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 1/2, ए का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और टी का मान हमें 15 दिया है, 15 × 15 हो जाएगा। निकाल लो ए का मान कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 15 बराबर 15 × 15 × ए डिवाइड में 2। एक 15 से 15 कट गया, और ये 2/15 तुम्हारा ए का मान आ गया। 2 डिवाइड बाय 15 ए का मान आ गया। अब क्या चाहिए? अंतिम वेग चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v का मान चाहिए, u मैडम 0 है, a का मान हम निकाल चुके हैं, 2/15 है, 2 डिवाइड बाय 15 है, और t का मान आपको 15 दे रखा है, 15 से 15 कट गया, v का मान आ गया 2 मीटर। किस में दिया है क्वेश्चन? मीटर पर मिनट में आ जाएगा। मीटर पर मिनट किसका आया? 2। ऑप्शन ए, बिल्कुल एक का ही आ रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं? चलो, एक चीता विश्राम से अपनी दौड़ शुरू कर रहा है और 10 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित हो रहा है। गणना करो। ए चीता स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर एक्सेलरेशन है, फॉर 10 सेकंड। कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग निकालो, अंतिम वेग निकालो, और दूरी उसने कितनी तय करी है वो निकालो। बेटा नेवी का एज, वो एज का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा मुझे, इतनी चीजें नोटिफिकेशन में बताया तो था। क्या क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, टाइम 10 सेकंड दिया है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा लो, है ना? तो v निकल आएगा, u तो मैडम 0 है, a का मान 2 है, और ये आपका है 20 आ जाएगा, 20 आ गया। 20 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगाया। अब क्या पूछा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना? तो u तो तुम्हारा ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, 1/2। a का मान तुम्हें दिया है प्रश्न में 2, और समय तुम्हें कितना दिया? समय 10 दिया है, समय 10 सेकंड दिया है, तो 10 × 10 100 मीटर। 20 और 100 आंसर आएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल बलराम जैना आपका आंसर करेक्ट है। और कौन है ये 2 वाले? हाँ, जिनका आंसर ये आया है। 200 कहाँ से आ गई भाई? राजस्थान की रतन की 200 कैसे आ गई? बोलो। राजस्थान की रतन, तुम्हारी 200 कैसे आई बेटा? चलो ठीक है, ओके, करेक्ट कर लिया, बिल्कुल सही। तो ये आसान आसान से प्रश्न है। ठीक है, अब यही की यही गति के समीकरण हम फ्री फॉल के लिए भी लगाते हैं। वस्तु को ऊपर से नीचे टपकाओ उसके लिए भी लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भी यूनिफॉर्म मोशन है, वहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, वहां भी लगा सकते हैं हम। ऊपर से वस्तु तुमने नीचे गिराई, दैट मीन्स योर फ्री फॉल, यानी कि मुक्त पतन। वहां भी तो मैडम हमारे न्यूटन की गति के ये तीनों समीकरण लग सकते हैं। जी हाँ, लग सकते हैं। क्या परिवर्तन आएगा वो देख लेते हैं। गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण बोलते हैं इन्हें। इक्वेशन ऑफ द मोशन अंडर द ग्रेविटी कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि सिर्फ गुरुत्वाकर्षण, वस्तु कोई नीचे गिर रही है, ऊपर से आप नीचे फेंक रहे हो, उसके सिर्फ गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जी ही लगता है और कोई सा फोर्स नहीं लगता अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर दो तो। ठीक है, तो यदि वस्तु को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंको, ऊपर से नीचे फेंको या नीचे से ऊपर फेंको, तो उसकी गति गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है, उसे हम कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, तो बस समीकरण वही की वही रहेगी, इक्वेशन वही की वही रहेगी। मैडम चेंज कहाँ आएगा, ए की जगह पे जी लिख देना। वहां पे हम एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वहां पे हम एक्सेलरेशन लेते हैं, त्वरण लेते हैं, ए लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ए नहीं होता है, यहाँ पे जी काम करता है, तो ए की जगह पे जी लेना है। लेकिन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है कि अगर तुम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो तो जी का मान माइनस में लेना है, और तुम वस्तु को नीचे टपका रहे हो, नीचे फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो ऊपर से नीचे, तो आपको प्लस लेना है। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी वही के वही समीकरण है। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला समीकरण था मैडम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अगर हमने वस्तु को ऊपर फेंका, बॉल फेंकी, तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस एटी। ए की जगह पे g रखना है, ऊपर फेंकते हैं तो g का मान माइनस हो जाता है, तो u माइनस जी टी। याद करने की जरूरत नहीं, समीकरण यही याद रखो, ए की जगह पे माइनस जी लिख देना बस। दूसरा समीकरण ए की जगह पे माइनस जी लगा देना। तीसरा समीकरण ए की जगह पे माइनस जी लगा देना, हो जाएगा काम, कहो हो जाएगा। अरे नहीं, वो क्या है, एक सीरियल बहुत पुराना वाला आता था, अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो, बड़ी दूर से आए, और कॉमेडी सीरियल था, तो वो मैं आज भी देखती हूँ कभी कभी, है ना, क्योंकि आजकल तो इतने अच्छे सीरियल आते नहीं है, तो वही पुराना फिर से देख रही हूँ। तो उसमें एक राजस्थान का किरदार है, कैरेक्टर है ना, वो अपनी राजस्थान की बड़ाई करता रहता है। अब तुम भी राजस्थान से हो इसलिए मैंने बोल दिया राजस्थान के रतन, वो भी अपने आप को राजस्थान का रतन, मारवाड़ी ऐसे बोलता है ना, इसीलिए मैंने कहा, मुझे याद आया। तो अदरवाइज कोई चढ़ाना वढ़ाना कुछ नहीं है, सब अपने अपनी किस्मत है बेटा, है ना, सबके अपने अपने लक, अपनी अपनी किस्मत है, मेहनत सभी कर रहे हैं, सभी प्यारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो किसकी किस्मत कहाँ ले जाए, कहाँ किसको कहाँ ले जाए, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, सब अपनी अपनी मेहनत करो और छोड़ दो, अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो, और ऊपर वाले भगवान के ऊपर छोड़ दो। चलिए, अगर मान लो वस्तु मैं ऊपर से नीचे टपका रही हूं, ऊपर से नीचे फेंक रही हूं, तो समीकरण वही का रहेगा, ए की जगह पे प्लस जी लिखना है बस, और कुछ नहीं। ए की जगह पे प्लस जी ले लेना, ए की जगह पे प्लस जी ले लेना। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं तो मजा आएंगे। एक क्रिकेट की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो पहला आपको आंसर देना है पहले का, जब गेंद जमीन से टकराती है तो उसकी गति की गणना करो, एक ऊंचाई से गिरने में लगने वाले समय की गणना करो। मतलब टाइम बताना है, और तुम्हें क्या बताना है, नीचे जब टकराती है मतलब अंतिम वेग। देखो तुमने वस्तु को यहाँ से यहाँ फेंका, तो जब वस्तु को हम फेंकते हैं तो वो उसका प्रारंभिक वेग होगा, और वस्तु जब नीचे गिरती है तो ये इसका अंतिम वेग होता है, जिसे हम v बोलते हैं, ये अंतिम वेग होता है, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है ये। तो क्या क्या दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। हमने क्रिकेट की बॉल को मैडम ऊपर, कितनी हाइट है, 20 मीटर की हाइट है। अब जो ये हाइट है उसका मतलब तुम समझो क्या है, 20 मीटर की हाइट दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि उस गेंद को जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसने कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस कितनी होगी, हाइट के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो तुम्हारी हाइट यहाँ पर, यानी कि ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी, ऊंचाई कहो दूरी हो जाती है मैडम, दूरी विस्थापन एस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, ये तुम्हारे एस के बराबर हो जाएगी। तो एस का मान दिया है प्रश्न में,
एस का मान प्रश्न में दिया है और वी का मान निकालना। देखो उसकी गति की गणना करो, मतलब तुमने ऊपर से फेंक दी बॉल और जब वो नीचे आएगी मतलब उसका अंतिम वेग, उसकी गति, टकराते टकराते टाइम उसकी गति, यानी कि वी का मान तुम्हें निकालना है। यू का मान तुम्हें दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। तो जब वस्तु तुम ऊपर से नीचे गिराते हो तो वस्तु स्थिर रहती है। अब ये पेन में गिराने जा रही हूँ, ये गिराने जा रही हूँ, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मैडम? 0 0। अब ये गिर गया है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? क्योंकि वो स्थिर था, क्योंकि वस्तु स्थिर रहती है तो 0 हो जाएगी, है ना। तो एस दिया है, वी का मान निकालना है, यू आपको 0 दिया है, तो लगा दो v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी लगा दो। ठीक है मैडम, लगा दिया। v का मान निकाल लेंगे, u 0 हो गया। a क्या लिखूं? g का मान, g का मान कितना होता है? हम 10 मान के चलना, न्यूमेरिकल करते टाइम 9.8 मत रखना, खराब गड़बड़ हो जाएगा। g का मान कितना होता है? कहोगे मैडम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम हमारे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए 10 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 मान लो। अब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो जी का मान क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? मैडम प्लस होगा, तो प्लस का 10 ले लो। और आपका यहाँ पर टाइम कितना दिया है? क्या टाइम दिया है? नहीं दिया। आप कैसे निकालो? फिर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर तो हम ये सूत्र नहीं लगा सकते, फिर तो एस वाला लगाना पड़ेगा मैडम। एस इज इक्वल टू यू टी, फिर इसमें भी टाइम नहीं है, नहीं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला लगा लो, है ना। वी स्क्वायर, यू 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2a तुमने 10 ले लिया प्लस का, s का मान तुम्हें दिया है, कितनी हाइट है मैडम? 20 है। बस इसको सॉल्व कर लें तो 2 दूना 10 दूना 20, तो वी स्क्वायर, वी का मान आ जाएगा तुम्हारा 20, वी का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, थर्ड वाला लगेगा। हाँ, ट्वेंटी आ गया। अब क्या पूछा है? ऊंचाई से गिरने में लगने वाला समय बता दो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो। u का मान तो 0 है, इसका मान प्लस का 10 लगाना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, v हम निकाल चुके हैं जो कि 20 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 20 बराबर 10t, तो t का मान कितना आ जाएगा? 10 दूना 20, 2 सेकेंड। आंसर आया मेरा 20 और 2, 20 और 2 कहाँ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए, है ना, बिल्कुल। चलिए, तो ऐसे न्यूमेरिकल है ये, तो खैर मैंने बड़ा बनाया है, इतने ज़्यादा टाइम के हिसाब से आपका पेपर बनाया जाता है, न्यूमेरिकल उस हिसाब से लिए जाते हैं, एक पोर्शन लेंगे, दोनों नहीं लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है, तो वस्तु को अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बता दो। An object is thrown upward with an initial velocity of 20 meter per second. How long does it take for the object to reach its maximum height? मतलब टाइम पूछा है, मतलब कि टाइम पूछा है। जी हाँ, क्या क्या दिया है? देखो वस्तु को हम फेंक रहे हैं किसी ना किसी वेग से, ऊपर से हम वस्तु को फेंकते नहीं, हम छोड़ देते हैं, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। लेकिन जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वेग से फेंकना पड़ेगा। तो इसका प्रारंभिक वेग आपको दिया है कितना? 20 मीटर पर सेकंड। इसको ऊपर फेंका तो u का मान आपको 20 मीटर पर सेकंड दिया है, और वस्तु जब अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है तब रुक जाएगी, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग तुम्हारा 0 हो जाएगा। कब होगा? जब अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। ठीक है, तो क्या बता दो? टाइम बता दो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते हैं। जी हाँ, अंतिम वेग 0 होगा, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लेना।
क्यों? इन्होंने बोला है कि वस्तु अपनी अधिकतम हाइट, अब अधिकतम हाइट तक तब तक जाएगी जब तक उसमें वेग है। कब रुक जाएगी? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो v 0 हो जाएगा जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, u का मान 20 है, a का मान हम -10 लेंगे क्योंकि ऊपर जाते टाइम g का मान हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस का 10 लेंगे और t का मान आपको निकालना है, निकाल लीजिए। ये इसको इधर ले आइए, 10t बराबर 20, तो 2 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 2 सेकंड यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 सेकंड बिल्कुल। ऊपर फेंक रहे हैं, जी का मान माइनस में लेंगे, ऊपर से नीचे टपकाते हैं तो जी का मान प्लस लेते हैं। यही अंतर है आपका फ्री फॉल वाली में और आपकी जो लीनियर वाली इक्वेशन है इसमें। चलिए अगला प्रश्न। एक वस्तु को 30 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग के साथ ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है, अधिकतम ऊंचाई कितनी पर जाएगा ये बता दो। मैक्सिमम हाइट यहाँ पर बतानी है। वस्तु को मैंने फेंका, ऐसे वस्तु को फेंका तो मैक्सिमम हाइट यानी कि एस का मान आपको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितने से फेंका है? 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है। मैक्सिमम हाइट कब आएगी? जब v का मान आपका 0 हो जाएगा। और आपको क्या क्या दिया है? बस इतना ही दिया है और आपको हाइट पूछ ली है, कैसे करोगे? हाइट वाला सूत्र अगर हम लगाएं तो हमें यही लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम दूसरा वाला नहीं लगा सकते। v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, अब तुम्हारे पास v का मान तो 0 है, अंतिम वेग 0 हो गया, मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 होगी तभी हाइट पहुंचेंगे। u का मान 30 है तो 30 का स्क्वायर कर दिया। 2 a का मान ऊपर फेंक रहे हो, माइनस का g लेंगे, माइनस का 10 लेंगे और s का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा है, s निकल जाएगा आसानी से। बस इसको इधर ले आओ, यानी कि 2 × 10 बराबर s बराबर 30 × 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, ये 2 एकम 2, 2 पचाम 10, 15 तक 45, 45 मीटर आएगा। तो कभी कभी हाइट भी पूछ लेते हैं। ऑप्शन बी जिनका आया है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वाला समीकरण लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं दिया है क्वेश्चन में, समय कहाँ से लाऊं, तो तीसरा वाला लगा देंगे, आसानी से एस का मान निकल जाएगा। कहो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बता दो। आया कि नहीं आया समझ में? चलिए बहुत अच्छे आंसर जिनका बी आ गया। एक और प्रश्न करिए इसी के ऊपर, ये थोड़ा सा अलग है। चलो ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, हटके है, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है तथा मंदन या मंदक 2 मीटर पर सेकंड है, तो कण द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो कहोगे मैडम अगर हम इक्वेशन लगाने जाएं तो हम तो लगाएंगे s के लिए हम ये लगाते हैं s = ut प्लस 1/2 at² लगाते हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ पर a का मान रख दोगे। मंदन, मंदन क्या है? ऋणात्मक एक्सेलरेशन को ही मंदन बोलते हैं। तो तुम यहाँ पर a का मान क्या लिख दोगे? मैडम -2 मीटर पर सेकेंड a का मान हमें दिया, हम वो रख देंगे। और यहाँ पर टाइम भी दिया है कि मैडम 5वां सेकंड है तो तुम t का मान 5 रख दोगे। ऐसा नहीं है। ये समीकरण कब लगती है? ये समीकरण आपके एवरेज के लिए लगती है कि आखिरी में क्या हुआ, पूरी यात्रा के दौरान लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ कि इससे चला और यहाँ तक की गति करी, इतने वेग से चली, तो आपका टाइम क्या होगा, इस दूरी क्या होगी। लेकिन बीच में से किसी टाइम पे पूछ ले, 5वें सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, ये नहीं लगाना है। SN का फॉर्मूला होता है, क्या होता है SN का सूत्र, देखते हैं, U + A/2 2n - 1। ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मैंने करवाया है ये प्रश्न, आपको टेक्निकल वाले बच्चों को करवाया। SN का मतलब है कितने सेकंड पे, चौथे सेकंड, 5वें सेकंड, तीसरे सेकंड पर तुम्हारी दूरी का मान अगर निकालना हो, nth सेकंड पर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी हो, nth सेकंड पर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, तो हम
ये वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है, तो 5वें सेकंड पर पूछा है, यानी कि n का मान 5 हो जाएगा। देखो, एक कण का प्रारंभिक वेग आपको ऑलरेडी दे रखा है, u का मान मैडम हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो 10 हमने यहाँ रख दिया। अब a का मान मंदक बोला है, रिटार्डेशन बोला है ना, एक्सेलरेशन नहीं, तो तुम 2 की जगह पे -2 लिखोगे, डिवाइड में 2। n कितना है, 5वें सेकंड पर पूछा है, 5 का गुणा -1। इसको सॉल्व कर लो, क्या आया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 - 5 2 ज़ा 10 -1 9, यानी कि 1 आ जाएगी, 1 मीटर आएगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, 5वें सेकंड पर दूरी बता दो, दूसरे सेकंड पर दूरी बता दो, तीसरे सेकंड पर बता दो, है ना। ऐसा थोड़ी बोला है कि 5 सेकंड में दूरी का मान कितना होता है, 6 सेकंड में दूरी का मान 5वें, 5th बोला है, 5th सेकंड, 5 सेकंड नहीं बोला है। तो 5 सेकंड बोलते तो ये लगाते, 5th सेकंड बोला है तो हम ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो ए आएगा आंसर आपका। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मोशन की शुरुआत हमने कर दी है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोशन की एक और क्लास होगी जिसमें हम पैराबोलिक मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों मोशन कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके अलावा बेटा बैच चल रहा है, जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 399 का प्राइस है। ठीक है, और कंफ्यूज ना हो, जो बैच ज्वाइन करने वाले बच्चे वो पहला वाला बैच ज्वाइन करना, ये वाले मत करना। इसमें आपको सारे बैच मिल जाएंगे, कॉम्बो वाला बैच ज्वाइन करना। जो इंटरेस्टेड है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी रिवीजन क्लासेस चल रही है, किसकी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की रिवीजन हम कर रहे हैं। ओके, और जिनके स्कोर कम हैं वो बिल्कुल अपने स्कोर बढ़ाने की कोशिश करते रहें, मतलब जो आप पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते रहो बेटा, कहाँ कमी आ रही है उसको ठीक कर लो, स्कोर बढ़ जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं कि मैडम हम 2026 की तैयारी अभी से कर लें, वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने बैच ज्वाइन कर लिया उनका बैच तो जुलाई तक वैलिड है। जो 399 में बैच ज्वाइन कर रहा है ना, उसका बैच आपके एग्जाम तक ही उपलब्ध रहेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि हमें साल भर की वैलिडिटी चाहिए, पूरी बैच साल भर के लिए चाहिए, अभी से लेकर साल भर के लिए चाहिए, तो बिना कूपन कोड लगाए 999 आपको पे करना पड़ेगा। एक्चुअल प्राइस बैच का यही है, 399 रिड्यूस करा हुआ प्राइस है जो आपकी एग्जाम तक वैलिड रहेगा। अगर आप 999 में बैच ज्वाइन करते तो पूरे साल भर के लिए आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।